लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आज अपन को डिस्कस करना है कि इन अशुद्धियों का अपन पता कैसे लगाते हैं। अशुद्धियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पड़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अंतर की राशि का पता लगाया जाता है कि तलपट में कितनी राशि का अंतर आ रहा है। उसके बाद अंतर में 2 का भाग लगाकर देखना चाहिए कि कहीं गलत पक्ष में तो कोई लेखा नहीं हो गया है। इसके बाद तलपट के योग की जांच करनी चाहिए। इसके बाद चालू वर्ष के तलपट के मदों का मिलान गत वर्ष के तलपट की मदों से करना चाहिए, ताकि पता लग सके कोई मत लिखने से छूट तो नहीं गई है। इसके बाद जर्नल की जांच करके देखना चाहिए कि जितनी राशि नाम पक्ष में लिखी गई है उतनी ही जमा पक्ष में लिखी गई है या नहीं लिखी गई, तथा सभी प्रविष्टियों की खतौनी हो गई है या नहीं हुई। इसके बाद रोकड़ से इसकी जांच करके देखना चाहिए कि उसे तलपट में लिख लिया गया है या लिखने से रह गया है। उसके बाद देखेंगे कि खातों के शेषों की जांच करेंगे और देखेंगे कि तलपट में उनके शेष सही राशि से और सही पक्ष में लिखे गए हैं या नहीं। और अंत में अन्य सहायक बहियों की जोड़ की जांच करनी चाहिए तथा उनकी खाता बही में खतौनी सही पक्ष में की गई है या नहीं, इसका भी पता लगाना आवश्यक है। अब बात आती है कि अशुद्धियों के संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ एरर्स, वो कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तलपट को मिलाना अंकेक्षक का कार्य तब तक नहीं होता जब तक कि उसके नियुक्ति पत्र या उसके साथ किए गए समझौते में इसका उल्लेख न हो। यदि वह इस कार्य को अंकेक्षण के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वह लेखाकार के रूप में ये कार्य करता है, अंकेक्षक के रूप में उसका ये कार्य नहीं होता। यदि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि रह जाती है तो उसके लिए वह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब अपन कपट या गबन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कपट किसे कहते हैं? लेखों में योजनाबद्ध तरीके से दूसरों को धोखा देकर हानि पहुंचाने और स्वयं का हित साधने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं वे कपट या गबन की श्रेणी में आते हैं। कपट का पता लगाना अंकेक्षक के कर्तव्यों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है उसे उन अंकेक्षकों से श्रेष्ठ और बेहतर माना जाता है जो कपटों का पता नहीं लगा सकते। इसलिए कपट का पता लगाना अंकेक्षक का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ताकि जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता चिट्ठा बनाया गया है और लाभ हानि खाते द्वारा जो लाभ प्रदर्शित किया गया है वह सही हो और चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदर्शित करे। अब आता है कि कपट कितने प्रकार के होते हैं। तो कपट को 2 भागों में बांटा गया है, व्यावसायिक कपट और अन्य कपट। तो व्यावसायिक या वाणिज्यिक, जिसको कॉमर्शियल फ्रॉड्स कहते हैं, कौन से? कि व्यावसायिक कपटों में अपन जो नियोक्ता की सहमति से कपट किए जाते हैं उन्हें शामिल करते हैं, अर्थात फ्रॉड विद द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर। जो नियोक्ता है अंकेक्षक का, उसकी सहमति से जो कपट किए जाए वो व्यावसायिक या वाणिज्यिक कपटों की श्रेणी में आता है, जिसमें एक ही कपट है हिसाब किताब में हेराफेरी करना या लेखों में हेराफेरी करना। तो व्यावसायिक कपट से आशय उन कपटों से है जिनका संबंध व्यावसायिक या वाणिज्यिक क्रियाओं से होता है। ये कपट नियोक्ता की राय से लाभ में परिवर्तन करने के उद्देश्य से किए जाते हैं।
जो कपट नियोक्ता की राय से न किए जाएं, वे कपट व्यापार को हानि तथा कपट करने वाले कर्मचारी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। कपटों की विद्यमानता से संस्था का लाभ हानि खाता संस्था की सही और उचित लाभ हानि की स्थिति और चिट्ठा संस्था की सही व उचित आर्थिक स्थिति का चित्रण नहीं कर पाते। जो नियोक्ता की सहमति से कपट किए जाते हैं या नियोक्ता द्वारा जो कपट करवाए जाते हैं, उनका उद्देश्य या तो लाभों को वास्तविक लाभों से अधिक या वास्तविक लाभों से कम दर्शाना होता है। जहां नियोक्ता स्वयं मालिक न होकर अन्य व्यक्ति होते हैं, अर्थात मैनेजर, प्रबंधक या संचालक, उनका उद्देश्य ऐसे कपट करवाकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना हो सकता है। ऐसे कपटों का पता लगाने के लिए अंकेक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है तथा लेखों की विस्तृत एवं गहन जांच करनी पड़ती है। नियोक्ता निम्न कदम उठाकर लाभों को वास्तविक की तुलना में अधिक प्रदर्शित करवा सकता है, अर्थात नियोक्ता जो एक्चुअल लाभ है उनकी तुलना में ज़्यादा लाभ कैसे प्रदर्शित करवा सकता है। नंबर 1, प्रतिस्पर्धी को धोखा देने के लिए। नंबर 2, काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने के लिए। नंबर 3, वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए। नंबर 4, अपनी कंपनी के अंशों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंज में या स्कंद बाजार में बढ़ाने के लिए। अगला, अपनी अच्छी कार्यकुशलता प्रदर्शित करने के लिए, पदोन्नति या वेतन वृद्धि पाने के लिए, पारिश्रमिक यदि लाभों पर आधारित है उच्च प्रबंध का तो अधिक पारिश्रमिक पाने के लिए, यदि व्यापार बेचना है तो संस्था की ख्याति में वृद्धि करने के लिए या संस्था को अधिक मूल्य पर बेचने के लिए। नेक्स्ट, जनता का संस्था में विश्वास बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस या अनुबंध प्राप्त करने के लिए। मतलब ये कारण हैं जिनसे वो अपने लाभों को वास्तविक लाभों की तुलना में अधिक बताना चाहता है। इसी तरह से कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाकर नियोक्ता लाभों को वास्तविक लाभों की तुलना में कम प्रदर्शित करना चाहता है। उनमें है आयकर की चोरी करने के लिए, गुप्त संचय का निर्माण करने के लिए, सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धियों को धोखा देने के लिए और कम दर से लाभांश घोषित करने और कम बोनस देने के लिए, या स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के अंशों का मूल्य गिराने के लिए। ये तो अपन ने डिस्कस किया कि वो लाभ एक्चुअल लाभ की तुलना में क्यों बढ़ाना चाहता है या क्यों कम करना चाहता है। अब अपन वो तरीके डिस्कस करेंगे जिससे हिसाब किताब में हेराफेरी की जाती है, अर्थात हिसाब किताब में गड़बड़ी या हेराफेरी कैसे करवाता है प्रबंधक लोग या मालिक नियोक्ता। नंबर 1, स्कंद का मूल्यांकन वास्तविक मूल्यांकन से कम या अधिक पर करके। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल जो वैल्यूएशन है उसकी तुलना में ज़्यादा करवाने से लाभ बढ़ जाता है, कम करवाने से लाभ घट जाता है। दूसरा है पूंजीगत व्ययों को आयगत और आयगत व्ययों को पूंजीगत मान के लेखा कराना। यदि पूंजीगत व्यय है उनको आयगत मान लिया जाएगा तो उनको लाभ हानि खाते में लिख देंगे, लाभ हानि खाते में लिख देंगे तो लाभों को कम कर दिया जाएगा। यदि कोई आयगत व्यय है उनको पूंजीगत लिख दिया जाता है तो जो 100% खर्चा लाभ हानि खाते में आना चाहिए उसकी जगह डेप्रिसिएशन ही आता है, तो इससे लाभ बढ़ जाते हैं। तो ये लाभों को घटाने और बढ़ाने के लिए किस तरह से अपन पूंजीगत व्यय को आयगत और आयगत व्यय को पूंजीगत की तरह लेखांकित करते हैं वो समझा अपन। इसी तरह क्रय, विक्रय और वापसी के व्यवहारों का गलत लेखा करना, ये कैसे होता है। गत वर्ष का क्रय है, गत वर्ष में नहीं दिखा के इस साल दिखा दिया करंट वर्ष में,
तो करंट ईयर में दिखाया यहाँ का लाभ कम हो जाएगा, गत वर्ष का लाभ बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगले वर्ष के आंकड़े हैं कोई क्रय के, वो चालू वर्ष में ले लिए तो लाभ कम हो जाएगा। यदि अगले वर्ष का विक्रय चालू वर्ष में ले लिया तो लाभ बढ़ जाएगा। तो क्रय विक्रय और वापसी के सही लेखांकन नहीं करके पिछले साल का इस साल कर देना या अगले साल का इस साल कर देना, जिसका उद्देश्य यदि लाभ घटाना हो तो पिछले साल इस अगले साल के क्रय के आंकड़े पिछले साल के क्रय के आंकड़े चालू वर्ष में दिखाए जाएंगे। लाभ बढ़ाना हो तो चालू वर्ष के साथ अगले वर्ष के विक्रय के कुछ आंकड़े भी चालू वर्ष में दिखा देंगे तो लाभ बढ़ जाएगा। इसी तरह अदत्त व्यय पूर्व दत्त व्यय का समायोजन न करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड है उनका समायोजन नहीं करें, या झूठे व्यय दर्शाना, वास्तविक व्ययों का लेखा न करना। इसी तरह उपार्जित आय को लाभों में शामिल नहीं करना, अनुपार्जित आय को शामिल करके भी लाभों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। कोई आय पुस्तकों में लिखने से ही छोड़ देना। इसी तरह संपत्तियों पर वास्तविक से कम या अधिक हाथ लगाना या बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना। वास्तविक हाथ से ज़्यादा हाथ लगाते हैं तो लाभ कम होता है, कम लगाते हैं तो लाभ बढ़ जाता है, हाथ बिल्कुल ही नहीं लगाते तो भी लाभ बढ़ जाता है। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से कम या अधिक पर करना। रिवैल्यूएशन यदि वास्तविक मूल्य से अधिक पर करेंगे तो अननेसेसरी लाभ बढ़ जाएगा, वास्तविक मूल्य से कम पर करेंगे तो ऐसी दशा में लाभ घट जाएगा। संभावित दायित्वों और हानियों का प्रावधान कम या अधिक करना। संभावित दायित्व है, हानियां, इनका जितना प्रोविजन करना चाहिए उसकी तुलना में ज़्यादा कर देंगे तो लाभ कम हो जाएंगे, कम करेंगे तो लाभ बढ़ जाएंगे। दायित्वों का मूल्यांकन कम या अधिक करना। दायित्व अधिक मूल्यांकित कर देंगे तो लाभ कम हो जाएंगे, कम मूल्यांकित करेंगे तो लाभ बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हिसाब किताब में हेरा फेरी या गड़बड़ी करके लाभों में परिवर्तन किया जाता है।